कहने को तो हम एक ज़रई मुल्क हैं, मगर इस मट्टी से सोना निकालने वाला किसान आज भी परेशान है। आप हमारे दस्तरखान तो सजाते हैं, हमारी फसलें एक्सपोर्ट होकर डॉलर्स तो लाती हैं, मगर हमारे किसान की जेब में क्या बचता है? कैंसर की बीमारी जो है बुरी तरीके से फैल रही है। इसकी वजह जो है वो जहरीली खुराक है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी ये सारी जो फसलें हैं हमने इनको एक भी स्प्रे नहीं किया, खादें भी नहीं डाली, हल भी नहीं चलाया, और आपके सामने है ये सारा कुछ। रवायती जो तरीका है ये किसान की बर्दाश्त से बाहर होता जा। खालिद शाह एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, दिखा रहा है करके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। ये एक ऑर्गेनिक चीज है, तो हमें इस तरीके पर आना पड़ेगा। इससे बीमारियों की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों और पाकिस्तान के वारसों। आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो आपकी ज़मीन की तकदीर और आपकी मेहनत की तासीर बदलने आया है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, कहने को तो हम एक ज़रई मुल्क हैं, मगर इस मट्टी से सोना निकालने वाला किसान आज भी परेशान है। आप हमारे दस्तरखान तो सजाते हैं, हमारी फसलें एक्सपोर्ट होकर डॉलर्स तो लाती हैं, मगर हमारे किसान की जेब में क्या बचता है? आज का किसान महंगी खादों, जहरीले स्प्रे और डीजल के बढ़ते हुए निर्खों के जाल में फंस चुका है। ज्यादा पैदावार की दौड़ में हमने जमीन में इतना केमिकल डाल दिया है कि अब जमीन भी थक चुकी है और किसान का बजट भी जवाब दे गया है। खर्चा लाखों में और मुनाफा कोड़ियों में। आखिर कब तक? मगर ठहरिए, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा तरीका भी है जहां ना हल चलाने की जरूरत है, ना महंगी बोरियों वाली खाद की और ना ही जहरीले स्प्रे की। आज हम आपको एक ऐसे खामोश इनकलाब से रोशनास कराने जा रहे हैं जिसे पिकनिक का नाम दिया गया है। पिकनिक यानी पायदार कुदरती निजाम काश्तकारी। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वापडा के बिलों, डीजल की मार और पेस्टिसाइड्स की गुलामी से आज़ादी का परवाना है। हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल की उस सरखेज मट्टी पर, जहां एक तजर्बाकार जिम्मेदार खालिद महमूद शाह खग्गा ने इस जदीद और कुदरती निज़ाम को अपनाकर न सिर्फ सबको हैरान कर दिया है, बल्कि ये साबित कर दिया है कि कुदरत के असूलों पर चलकर ही असल मुनाफा कमाया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि जमीन को बगैर छेड़े, बगैर जहर पिलाए, इसकी कोख से भरपूर और सेहतमंद फसल कैसे ली जाती है। हम बदलेंगे अपना तरीका, तभी तो बदलेगा आपका नसीब। जी, अभी हम मौजूद हैं नूर शाह साहिवाल में और मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद शाह खग्गा साहब ने। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारा किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल मेरा ये है कि आप रिवायती काश्तकारी को छोड़कर पिकनिक का जो तरीका आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको आपने क्यों ज्वाइन किया? शुक्रिया जी आपके आने का। पेशे के लिहाज से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अच्छा, अपने प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देखी अपने मरीज़ों में, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जहरीली खुराक की वजह से जानवरों में, इंसानों में, फसलों में और ज़मीन के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, अंतड़ियों की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं। इसी तरह जो बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं, इसी तरह मर्दाना और जनाना जो है बांझपन, वो भी इसी वजह से पैदा हो रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि कैंसर की बीमारी जो है बुरी तरीके से फैल रही है। ये सारी बीमारियां जो हैं, ये इसकी वजह जो है वो जहरीली खुराक है। ना सिर्फ इंसान बीमार हो रहे हैं, बल्कि जानवर बीमार हो रहे हैं और हमारी ज़मीन भी मुर्दा और बंजर हो चुकी है। दूसरी वजह ये है मेरी इस तरफ आने की कि जब मैंने आके देखा रिवायती तरीका काश्त से फसलों के अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब किसान के लिए अब ज़राअत को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, जिसमें आप बिजली का बिल, डीज़ल का बिल, खाद का बिल,
स्प्रे का बिल, बीजों के अखराजात और फिर हल चलाने के अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि किसान को कुछ भी बचत नहीं हो रही। हमने जो ये तरीका काश्त अपनाया है, इसमें अखराजात में खातिर खा कमी हुई है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने पिकनिक का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है, ये बेसिकली है क्या और आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? पिकनिक का तरीका जी, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब, उन्होंने इसको पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया है। और इसमें बुनियादी इसका असूल ये है कि जिस तरह अल्लाह पाक ने फसलों के लिए एक मुकम्मल जामे निज़ाम तश्कील दिया है, बेशक हमने उसको बड़ी मेहनत से बर्बाद किया है, हल चला के, खादें और जहरें इस्तेमाल करके और ज़मीन को डबो के, जिसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ज़मीन को लेज़र लेवल करना है, फिर उसमें आपने गहरा हल चला के, जिसे हम सब सॉइलर कहते हैं। तीसरा जो स्टेप है, उसमें आपने ज़मीन को वाटर वॉश करना है। जिस तरह मुसलसल फ्लड इरिगेशन की वजह से हमारी ज़मीन जो है, इसकी पीएच बहुत बढ़ चुकी है। ख्याल ये किया जाता है कि पूरे पंजाब पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी पीएच है वो 8.5 से लेकर 9 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसे 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान होना चाहिए। ज़मीन को नरम करके, भुरभुरा करके, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड 10 kg पानी के अंदर डाल के, उसको भरवा पानी लगा के उसको एक दफ़ा ज़मीन को भर देते हैं, ताकि उसमें जितने नमकियात और जहरीले असरात हैं वो ज़मीन के तह में चले जाएं और आपकी फसलों को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद हम ये रेज्ड बेड बना के इसके ऊपर फसल काश्त करते हैं। ये परमानेंट है। एक फसल जब इसके ऊपर हम काट लेते हैं तो अगली फसल इसी के ऊपर काश्त होगी, हमें हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। पानी लगाने के लिए जो हमने तरीका इस्तेमाल किया है कि ये जो फरोज़ हैं, खालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, पानी सिर्फ इसमें आएगा। फसलें या पौधे ये पानी की मखलूक नहीं है। पानी की मखलूक हैं मछलियाँ, मेंढक और कछुए, ये पानी की मखलूक है। क्या बात। इसीलिए अल्लाह पाक ने पौधों को सिर्फ नमी चाहिए। जब हम उसको डबो देते हैं तो उससे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें पानी की इतनी ज़्यादा बचत है, जिस तरह के हम इंतहाई कीमती पानी ज़मीन के नीचे, जो मीठा पानी हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की अमानत है हमारे पास, उसको हम पंप करके निकाल रहे हैं नीचे से और फ्लड इरिगेशन करते हैं। उसमें सिर्फ 20% पानी फसलें इस्तेमाल करती हैं और 80% पानी बुखारात बन के हवा में उड़ जाता है। ठीक है। पानी हम ज़ाया कर रहे हैं और उसको ज़ाया करने का बिल हम बिजली की शक्ल में वापडा को दे रहे हैं, और ये सब पैसे का ज़िया है। आप ये मानेंगे नहीं कि ये जो गंदम हमारी इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसको हमने टोटल 3 पानी लगाए हैं। ओके। हमारे जो ये खेत हैं, ये हमने 6-6 एकड़ लंबे प्लॉट बनाए हैं। ठीक है। इसकी जनूब वाली साइड पे एक हमारा मेन वाटर चैनल है, वहाँ से हम साइफन के ज़रिए हर फरो या नाली के अंदर पानी को डालते हैं, और ये 6 एकड़ 1.5 से पौने 2 घंटे में सैराब हो जाते हैं। और इसमें जो आखिरी जो 2 असूल हैं वो ये हैं कि हमने सारा साल ज़मीन को नंगा नहीं रखना। ठीक है। या तो इसके ऊपर फसल होनी चाहिए या हमने इसको मल्च करना है। मल्च से मुराद ये है कि जो भी फसल आप लेते हैं उसके दाने के ऊपर आपका हक है, और फसल की सारी बाकियात हम ज़मीन को वापस कर देते हैं, ताकि उसकी ताकत और सेहत बहाल हो जाए और हमें बाहर से किसी किस्म के केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह ना डालने पड़े। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी ये सारी जो फसलें हैं, हमने इनको एक भी स्प्रे नहीं किया। बेहतरीन बेहतरीन। और खादें भी नहीं डाली? खादें भी नहीं डाली, हल भी नहीं चलाया, जबरदस्त। और आपके सामने है ये सारा कुछ। अब तक कितनी फसलें ले चुके हैं आप? जी, इसमें हमने कैनोला, गंदम, गन्ना, गार्लिक यानी लहसुन, जी, पपीता, और अब हमने जो इसके ऊपर फसलें काश्त की हैं, कैनोला काटने के बाद हमने कपास और मूंग बीन लगाई है। ठीक है। ठीक है। और जो फसलें आप ले चुके हुए हैं, रिवायती फसलों के मुकाबले में जो खादों और स्प्रे से उगाई गई फसलें हैं, क्या फ़र्क पाया आपने, प्रोडक्शन का भी और उसके जायके का भी?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अब तक एक फसल अपनी काट चुके हैं। 6 एकड़ कैनोला काश्त की, उसका 1 एकड़ का हमारा अखराजात था जी 12,700। ओके। और उसमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही फसल की जो पैदावार हुई है वो 22 मन है। हमारे इलाके में जो सबसे बेहतर पैदावार ली गई है वो 17 मन थी। रिवायती तरीके जी, से, रिवायती तरीके खादों से, और उनके स्प्रे के खादों साथ। और उसके साथ। और हमारी पहली फसल ही अल्हम्दुलिल्लाह 22 मन, बगैर खादों के, बगैर स्प्रे स्प्रे के। चूँकि खर्च कम है, मुनाफा आप ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसका आपको ज़ाती तौर पे तो फ़ायदा हो रहा है। मगर अगर हम इसकी जो है सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो प्रोडक्शन ओवरऑल कम हो रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमें ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको लगता नहीं कि इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। मसला ये है कि जी हमने अपने एग्रीकल्चर को जी। केमिकल से शिफ्ट करके इसको बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करना है। अब हमने खादें और ये चीज़ें तो बंद कर दी हैं जी। उसके शुरू में असरात ज़रूर होंगे, पैदावार में कमी होगी, अगरचे मुनाफा हमारा पहले साल ही रिवायती काश्तकारों से ज़्यादा है, लेकिन इसमें ना जी अभी ज़मीन की सेहत जो है वो बहाल नहीं हुई। हमारा बुनियादी जो इसका फ़लसफ़ा है वो है ही ये कि आपने सॉयल हेल्थ यानी ज़मीन की सेहत के ऊपर काम करना है। अब हमारी ज़मीन में वो हयात मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इस ज़मीन को मुर्दा कहता हूँ। ज़िंदा ये तब होगी जब इसमें लाइफ मौजूद होगी, ज़िंदगी मौजूद होगी। हम जब इंशाल्लाह 6 से 8 फसलें लेने के बाद इन असूलों पे अमल पैरा अगर रहते हुए अगर हम ज़मीन की सेहत को बहाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसकी पैदावार भी रिवायती फसलों जितनी ही होगी। इसलिए इस पे थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इंशाल्लाह पैदावार में भी कमी नहीं होगी। सोलर सिस्टम के बावजूद हमारा जो बिल है वो सालाना 35 से 40 लाख बिजली का बिल आ रहा था। ठीक है जी। अब हमने सिर्फ एक मुरब्बा जो है उसको पिकनिक पे शिफ्ट किया है। मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ, पिछले 7 महीनों से हमारा कोई बिल नहीं आया, हमारा बिजली का बिल 0 हो चुका है। हमारे डीजल के ऊपर अखराजात बहुत कम हो गए हैं, खाद के अखराजात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। और कोई स्प्रे, हमें किसी बीमारी की वजह से कोई स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको क्या रेट मिल रहा है सर इस ऑर्गेनिक गंदम का? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 6000 प्लस में 1 मन गंदम फ़रोख्त हो रही है। हमारे पास बुकिंग हो चुकी है। इसमें कोई आड़ती की ज़रूरत भी नहीं है? कोई आड़ती की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से आएंगे और गंदम यहाँ से उठा के भी ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा नहीं होगा। और लोग कहते हैं जी हम ज़हर से पाक आटा, हमें रोटी खाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें गंदम दें। मेरा ख्याल है कि जितनी डिमांड है हम उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। वहीं रिवायती निज़ामे काश्तकारी से फसलें उगाने वाले एक और जिम्मेदार औरंगजेब शाह खग्गा ने भी पिकनिक के तरीकाकार को अपनाने का अज़म किया है ताकि वो भी अपने भारी खर्च को कम कर सकें, क्योंकि पिकनिक के निज़ामे काश्तकारी के जरिए ज़मीन को बगैर जहर पिलाए, केमिकल स्प्रे किए और बगैर हल चलाए इसकी कोख से भरपूर कुदरती फसलें हासिल की जा सकती हैं। अब वक्त आ गया है कि काश्तकारी का मौजूदा रिवायती तरीक़ाकार बदला जाए। मेरे साथ मौजूद हैं औरंगजेब शाह खग्गा साहब, जो कि यहाँ के बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और तकरीबन 40-45 सालों से रिवायती फसलों पे और रिवायती तरीक़ा काश्तकारी पे काम कर रहे हैं। शाह जी, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। शाह जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो तजर्बा है ये क्या कहता है पिकनिक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इसके हवाले से? हमारा ये ख़ानदानी प्रोफेशन है ज़मींदारा। मेरे वालिद भी करते थे, मेरे दादा भी करते थे। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने बाकायदा जो एग्रीकल्चर का आगाज़ किया वो 1984 में। ठीक है। तो हमें पिकनिक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम तो अपने रवायती तरीक़ा से, जिस तरह वो फर्टिलाइज़र और जो पानी वगैरह और वो जो पहला पुराना ही सिस्टम था बुज़ुर्गों से चला आ रहा था, उसी तरह काश्तकारी करते थे। या भाई ने मुझे, खालिद शाह साहब मेरे खालाजाद भाई भी हैं, दोस्त भी हैं,
इन्होंने मुझे नेचुरल तरीके के बारे में बताया, तो हमें तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है। उस वक़्त तो मैंने कहा शाह साहब आपको किसी ने गलत बता दिया है, आपको कोई मिस गाइड कर रहा है। ठीक है। इस तरह तो ना कभी सुना है, ना कभी देखा है और ना ऐसे होना है। खैर उन्होंने मुझे काफ़ी दलीलें दी, लेकिन चूंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए मैंने उसको बिल आखिर उनकी बहुत सारे दलाइल के बाद मजबूर होकर मैंने कह दिया कि ठीक है शाह साहब देखते हैं जी। लेकिन हम कोई खसारा नहीं उठाना चाहते, हम आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है अगर आपका तजर्बा कामयाब हो गया जी। तो आपको फॉलो करेंगे, जी। वरना फिर आप हमें फॉलो कर लेना। बिल्कुल, जैसे जैसे सभी कर रहे हैं। हाँ जी। तो इन्होंने गंदम भी लगाई, बरसेम भी लगाई, लूसन जिसको कहते हैं, उसके बाद लहसुन काश्त किया, कैनोला काश्त किया। कनोला काश्त किया। कनोला मैंने भी काश्त किया था। ठीक है। मेरी जो रवायती तरीकाकार से एवरेज थी कनोला की, मेरी एवरेज जो है वो 17 मन फी एकड़ आई, अच्छा। जो कि हमारे इलाके में बेस्ट एवरेज बेस्ट है, शुमार जी। होती है एवरेज के हिसाब से, जो रवायती तरीकाकार के हिसाब से। लेकिन खालिद शाह साहब की जो एवरेज आई वो 27 मन पर एकड़ थी, बगैर खादों स्प्रे के। बगैर खाद, बगैर स्प्रे के और बहुत मामूली मिकदार में पानी से, और बेड पे लगाया था। जबरदस्त। हमने तो मैदान में हम लगाते हैं जैसे आम लोग और लगाते साइज हैं। कैसा था फसल और का? वो ये बताना चाह रहा था कि ग्रेन का साइज भी हमारे ग्रेन से बड़ा था, कलर भी उसका पूरा सही कलर था जैसे कलर कनोला का होना चाहिए, और साइज भी हमारे ग्रेन से उनका मोटा ग्रेन था, सेहतमंद लगता था। बेहतरीन। तो मुझे थोड़ी सी अंदर जेलसी भी हो रही थी कि हमारा रवायती तरीका को जी। ज़रब पहुंच ज़रब रही है पहुंच और रही है। हम सब इतने बड़े तादाद में लोग झूठे पड़ रहे हैं। जी 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 जी। तो वो आखिरी जो रेजिस्ट कर रहा था, मैंने कहा जी अब हम आपकी गंदम देखेंगे। अच्छा। तो वो अब गंदम की फसल इनकी, जैसे मैं आज हम आपके साथ मौजूद हैं और शक्ल शुबात बड़ी आला है, जी, दाना भी मैंने चेक किया, हमारे दाने से मोटा आ रहा है। जी जी। अब रह गई एवरेज देखने वाली बात है, जितनी जो उनकी गंदम की उठान है उससे तो लगता है कि अगर कम ना हुई तो हमारे बराबर हो जाएगी, लेकिन इसमें अच्छाई ये है कि ये बग़ैर खाद के, बग़ैर स्प्रे के, और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि रवायती तरीक़ाकार से हम 50 किलो बीज डालते हैं एकड़ में। अच्छा। इन्होंने 13 किलो डाला हुआ पर ओ एकड़। हो हेल ऑफ डिफरेंस। मैंने कहा अजीमो शान फर्क है, 50 और 13 का 13 फर्क है। किलो में। ठीक हाँ। है। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ना हुई तो कम से कम हमारे बराबर अगर ये एवरेज होती है तो फिर हमें मजबूरन इनको फॉलो करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा आपको। हमको अच्छा, सरेंडर करना मुझे फर्क बता दें कि आपका फी एकड़ खर्च क्या था गंदम का और इनका कितना? हमारा फी एकड़ खर्च है जी कुल मिला जुला के 40 से 50,000 तक अखराजात पर एकड़ आ जाते हैं। ओके। और पानी कितनी बार लगाते हैं? पानी हम 4 बार लगाते 4 बार लगाते अच्छा। हैं। ठीक है। उसमें जो है हल और डीजल ये सब अखराजात शामिल हैं। अगर ये हमारे एवरेज से 5-10 मन कम भी कम हो भी आ जाती जाए। है तो जो इनके अखराजात हमारे हैं, हाँ जी। क्योंकि जो जब आउटपुट बढ़ेगा तो इनपुट कम होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा। और इसमें और एक प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह पेस्टिसाइड की कीमत, डीजल की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, जी। आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, आम किसानों की प्रॉफिट की रेशो कम हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वजह से भी मुझे लगता है कि अगर ये हमसे कोई 5-10 मन कम भी गंदम आती है तो अखराजात ना होने के बराबर है, और अगर प्लस माइनस करें तो इनका इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है क्योंकि खर्च कम है इनका। खर्च इनका ना होने के बराबर है, हमारा खर्च बहुत ज़्यादा, और दिन ब दिन जो भी मुल्की हालात हैं उनके मुताबिक अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। रवायती जो तरीका है ये किसान की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा। हमें फिर मजबूरन अल्लाह पर इन्हिसार करना पड़ेगा और कुदरती तरीके पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो कि खालिद शाह एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, दिखा रहा है करके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। कुल मिला के मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आप सरेंडर कर चुके हैं रिवायती फसलों से, हम आगे क्या प्लान है आपका? हम बस एक वो हट धर्मी रवायती रह गई है। 2-3 साल में मुझे लगता है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि
उसकी इनकम बढ़े, अखराजात कम हों। अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा और इसी तरह खालिद शाह साहब को कामयाब मिलती रही कामयाबियाँ, तो हेजिटेशन जो एक हिचकिचाहट है लोगों की, वो 2-3 साल में इंशाल्लाह दूर हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी सर। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। आज का प्रोग्राम बहुत ही मुनफरद, दिलचस्प और रिवायती काश्तकारी से हटके था। खालिद शाह खग्गा साहब ने पिकनिक के ज़रिए से फसलें उगा के हमें बता दिया है कि आप बग़ैर खादों के, स्प्रे के, बग़ैर हल चलाए भी बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, और यह सब कुछ हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। इस तरीके को अपना के आप ना सिर्फ अपने डीजल और वापडा के बिलों को कम कर सकते हैं, बल्कि आप सेहतमंद पैदावार उगा सकते हैं। अब ये फैसला आपका है कि आप पिकनिक के जरिए इंतहाई थोड़े बजट से बेहतरीन पैदावार लेना चाहते हैं, या उसी रिवायती तरीके से लाखों रुपए लगाकर आप मजीद मकरूज होना चाहते हैं। अब ये फैसला आपका है। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।